हाय गाइस, माय नेम इज़ ज़ारा एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है एरिया अंडर पैरामेट्रिक कर्व। ये कैलकुलस 2 का टॉपिक है। जो मैं अभी आपको आउटलाइन करवा रही हूँ वो कैलकुलस 2 की है। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में जब मैंने कैलकुलस 2 की आउटलाइन स्टार्ट करी थी बताया था कि कैलकुलस 2 में कौन कौन सी आर्टिकल्स इंक्लूड होंगे और कौन कौन से आर्टिकल्स पे मैं वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने अभी अपना थर्ड आर्टिकल स्टार्ट किया हुआ है पैरामेट्रिक इक्वेशंस का, जिसके अंदर मैं पैरामेट्रिक कर्व से रिलेटेड स्केचिंग, इसका इंट्रो बेसिक और इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है आपको वो बता रही हूँ। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था पैरामेट्रिक कर्व की आर्क लेंथ किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जिससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में मोस्टली बन जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है एरिया। एरिया किसी भी पैरामेट्रिक कर्व का किस तरह फाइंड आउट करते हैं। एरिया किसी पैरामेट्रिक कर्व का फाइंड आउट करने से पहले इससे मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि एरिया पैरामेट्रिक कर्व का फॉर्मूला क्या होता है और हमने इसको किस तरह डिराइव किया है। अगर हम बात करें एरिया की, किसी भी फंक्शन के एरिया के लिए, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि y कोई फंक्शन है जो वेरिएबल x के अंदर हमें डिफाइंड किया गया है, जिसको डिस्क्राइब x वेरिएबल के अंदर किया गया। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन और उसका सिंपली हमें एरिया चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने कैलकुलस 1 में निकाले थे एरियाज। किस तरह निकालते हैं? एरिया किसके इक्वल होता है? a टू b। a और b यहाँ पे इनिशियल और एंड पॉइंट है किसी इंटरवल के, जिसके अंदर हमने वो एरिया फाइंड आउट करना होता है। एफ ऑफ एक्स dx मैं डिटेल में इसलिए इसको नहीं करवा रही क्योंकि ये मैं कैलकुलस 1 में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एरिया किस तरह किसी फंक्शन का निकालते हैं। उसमें मैंने एक आपको ग्राफ भी बताया था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ है और मुझे इस ग्राफ में ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है और मुझे ए से बी के दरमियान का सिर्फ एरिया चाहिए। इसका मतलब मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए कि ये एरिया कितना है। तो मैं किस तरह निकालूंगी? मैं इस फंक्शन को लूँगी, इसमें जो ए पॉइंट जहाँ से इनिशियल पॉइंट है और जो बी पॉइंट जो एंड पॉइंट है इस कर्व का वो लूँगी और इससे इंटीग्रेशन अप्लाई करके इस फंक्शन का एरिया फाइंड आउट करूँगी। ये था कैलकुलस 1 में जो बेसिक एरिया का कंसेप्ट था, मैंने आपको वो बताया था। लेकिन अब हम कर रहे हैं कैलकुलस 2 और अब हम बात करेंगे पैरामेट्रिक कर्व की। पैरामेट्रिक कर्व का मतलब क्या होता है? ऐसा कर्व, ऐसी इक्वेशन जिसमें y और x के अलावा कोई थर्ड पैरामीटर इन्वॉल्व हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पैरामेट्रिक कर्व की, तो पैरामेट्रिक कर्व का जो एरिया होगा वो कुछ इस तरह होगा। क्योंकि पैरामेट्रिक कर्व किस तरह होता है? x भी कोई फंक्शन होता है किसी t वेरिएबल का। t यहाँ पे कोई थर्ड पैरामीटर यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इन इक्वेशन को मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन का नाम दे रही हूँ। और y भी कोई फंक्शन होगा f ऑफ t का, या फिर यहाँ पे f की जगह आप कर लें g ऑफ t। y कोई फंक्शन g ऑफ t का और x कोई फंक्शन है f ऑफ t का। इसका मतलब क्या है कि x भी t के अंदर डिफाइंड है और y भी t के अंदर डिफाइंड है। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूँ तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? f डेरिवेटिव t अगेन dt। अगर x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो वो dx इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव t dt के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम इस एरिया की फॉर्म को देखें तो हम इसी से पैरामेट्रिक कर्व के एरिया का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। किस तरह? एरिया किसके इक्वल होगा? ए टू बी तो कोई इंटरवल है, तो ये तो एंड पॉइंट्स और इनिशियल पॉइंट वही रहेंगे जो पॉइंट्स होते हैं। लेकिन एफ ऑफ एक्स की जगह, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? वाई। तो वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ टी। और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे जो हमने x का डेरिवेटिव निकाला है विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम इसी फॉर्म को यहाँ पे f डेरिवेटिव t dt लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा पैरामेट्रिक कर्व के लिए, जिसको मैंने आपको बताया कि किस तरह ये फॉर्मूला और पैरामेट्रिक कर्व का फॉर्मूला एरिया का रिलेट करता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का आई थिंक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि आप रिलेशनशिप डिराइव्ड करें एरिया और पैरामेट्रिक कर्व के एरिया में, सिंपल फंक्शन के एरिया में और पैरामेट्रिक कर्व के एरिया में। तो आपने इसी तरह इसको डिराइव करना है। आपने सबसे पहले इसकी इक्वेशन बतानी है और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने पैरामेट्रिक कर्व की इक्वेशन को
डिराइव कर लेना है। तो ये था पैरामेट्रिक कर्व का एरिया किसके इक्वल है। अंडर पैरामेट्रिक कर्व जब भी आपसे कोई एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जी ऑफ टी का मतलब क्या होगा, वाई फंक्शन, और एफ डेरिवेटिव टी का मतलब क्या होगा, एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एस एक्स फंक्शन डेरिवेटिव जो भी होगा, यहाँ पे हम एफ डेरिवेटिव टी वो यूज़ करेंगे। इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए आगे एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि किस तरह मैंने आपको इसको समझाया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल का डिटरमिन द एरिया अंडर पैरामेट्रिक कर्व गिवन बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन। आपको एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दी जाएगी और आपने क्या करना होगा, उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। पैरामेट्रिक का मतलब क्या है, एक्स भी किसी थर्ड पैरामीटर में डिफाइंड होगा और वाई भी किसी थर्ड पैरामीटर में डिफाइंड होगा। यहाँ पर थर्ड पैरामीटर क्या है, थीटा। तो अब आपने जो फॉर्मूला लिखना है वो थीटा के अकॉर्डिंग लिखना है। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एरिया हमारा क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू ए टू बी, ए इनिशियल पॉइंट, बी उसका एंड पॉइंट होगा इंटरवल का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थीटा 0 और 2 पाई के दरमियान में है, तो हमारा यहाँ पे ए 0 हो जाएगा और बी 2 पाई हो जाएगा। और अंदर अगर हम फंक्शन लिखें तो जी ऑफ थीटा एफ डेरिवेटिव थीटा डी थीटा के इक्वल हमारा एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। जी ऑफ थीटा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो मैंने आपको अभी बताया था उसके अंदर हमारे पास टी था इन्वॉल्व। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी हमने जो इक्वेशन डिराइव की है पैरामेट्रिक कर्व के लिए उसमें टी और टी हम यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो मैंने पैरामेट्रिक कर्व में एग्जाम्पल आपके लिए ली थी वो थी टी के अंदर डिफाइंड। अब हम करें थीटा के अंदर डिफाइंड, तो हम जहाँ जहाँ टी था वहाँ थीटा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस एरिया के फॉर्मूला के लिए आपको इस चीज़ का और इस चीज़ का पता होना चाहिए। जी ऑफ थीटा का मतलब क्या है, वाई फंक्शन, और एफ डेरिवेटिव थीटा का मतलब क्या है, एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपने लिखना है एक्स फंक्शन डेरिवेटिव। अब आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप यहाँ पे एफ डेरिवेटिव थीटा जो कि इक्वल है डी एक्स ओवर डी थीटा के आप निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 थीटा माइनस साइन थीटा, 6 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। 6 की जो कांस्टेंट मल्टीपल है 6 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जस्ट होगा थीटा का और फिर डेरिवेटिव जस्ट होगा साइन थीटा का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो थीटा के अकॉर्डिंग फंक्शन है वो थीटा और साइन थीटा है। तो थीटा का जब हम लेंगे डेरिवेटिव इंडिविजुअली, फिर हम लेंगे साइन थीटा का डेरिवेटिव इंडिविजुअली। 6 इंटू थीटा का थीटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव जब होता है तो होता है 1। साइन थीटा का डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज आता है कोस थीटा। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1 माइनस कोस थीटा। अब आपने क्या करना है, इसको आंसर को पकड़ना है और इस फॉर्मूला में इसकी जगह यूज़ करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया इक्वल आ जाएगा, ए हमारे पास क्या है 0 और 2 पाई क्या है बी, एंड पॉइंट इंटरवल 0 से 2 पाई आपने इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। और अब आपने क्या करना है, जी ऑफ थीटा की जगह जी ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है और एफ डेरिवेटिव थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और डी थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारी सिर्फ कैलकुलेशन ही है। आपने क्या करना है, इन दोनों को 6 को और 6 को, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, 36 आएगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा रिमेनिंग वो क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 36 इंटू 0 to 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो आपका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करते जाना है इस क्वेश्चन की। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो वो आएगा 1 माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा डी थीटा। a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने जब इसको किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बन गया। इसको दोबारा से मैं लिख रही हूँ, -2 cos थीटा डी थीटा।
इस फॉर्मूला के अंदर अगर आप नोट करें तो कोस के थीटा की जगह हम इसको कोस के थीटा की हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कोस के थीटा की जगह इसकी कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एंगल्स को, जो हमारे पास एंगल्स आइडेंटिटीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए। तो हमें पता है कोस के थीटा किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोस के थीटा में किस तरह डिराइव कर रही हूँ। हमारे पास एक एंगल आइडेंटिटी है, cos 2x विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं इसको x की जगह थीटा कर दूं तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह बन जाएगी। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए cos के थीटा की, तो -1 को मैं दूसरी साइड पे लेके आऊँगी तो cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। मुझे चाहिए सिर्फ cos स्क्वायर थीटा, तो मैं 2 को भी इधर आके डिवाइड कर दूँगी, तो ये कुछ इस तरह हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं आपने रफ में क्वेश्चन पेपर में जब भी आप ये सवाल करेंगे तो आपने ये वाला प्रोसीजर साइड पे करना है ताकि वो शो हो जो भी चेकिंग कर रहा है उसे। यहाँ से आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो हमारे पास क्या बनेगा 36 0 to 2 पाई 1 प्लस और इसकी कोस के थीटा की वैल्यू जो कि कोस 2 थीटा ओवर 2 प्लस हाफ माइनस 2 कोस थीटा डी थीटा। अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, किस तरह 1 में 1/2 को ऐड कर लेना है, तो ये आ जाएगा 3/2। 36 0 से 2 पाई, ये आ जाएगा 3/2। यहाँ पे आ जाएगा कोस 2 थीटा ओवर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस थीटा डी थीटा। अब आपने सिंपली इन सब की इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ, आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे जो आपको इजी लगे। तो मैं डायरेक्ट करने लगी, तो डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा 36 3/2 की डी थीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होगी 3/2 थीटा कोस 2 थीटा। इसकी इंटीग्रेशन थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी साइन 2 थीटा ओवर 2 और ये वाला 2 वैसे ही रहेगा -2 कोस थीटा की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी साइन थीटा और यहाँ पे अब डी थीटा नहीं आएगा, 0 से 2 पाई आ जाएगा इसका इंटरवल जो हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। एरिया के क्वेश्चन में यही होता है कि आपकी ज़्यादातर कैलकुलेशंस होती हैं। 36 इंटू 3/2 थीटा में अब आपने सबसे पहले थीटा की जगह मैं पहले वैसे ही लिख देती हूँ, साइन 2 थीटा ओवर 4 हो जाएगा -2 साइन थीटा। अब आपने क्या करना है, पहले अपर जो आपके पास लिमिट है वो सब में थीटा की जगह अप्लाई करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट जो हमारे पास प्रोसीजर होता है लिमिट्स अप्लाई करने का। तो पहले अपर लिमिट आएगी तो 3/2 इंटू 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई ओवर 4 -2 साइन 2 पाई। अब मैंने हर जगह थीटा की जगह 2 पाई पुट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी -3/2 इंटू 0 लोअर लिमिट प्लस साइन 2 इंटू 0 ओवर 4 -2 साइन इंटू 0। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, ये तो पूरी टर्म होगी 0। साइन 2 इंटू 0 मीन्स साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0 ओवर समथिंग 0, 2 साइन 0 0, 0 इंटू 2 0, तो ये तो तीनों हो गए 0। अगर हम इसकी बात करें तो साइन 2 पाई इसका मतलब क्या होता है कि 360, साइन की 360 पे वैल्यू भी 0 होती है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4 पाई, जब भी इवन मल्टीपल आएगा पाई का साइन की वैल्यू उस पर 0 हो जाती है। तो ये सारे हो गए 0, लेकिन यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होकर रह जाएगा 3 पाई। 36 इंटू 3 पाई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 पाई विच इज़ इक्वल टू एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एरिया। ये क्वेश्चन था एरिया से रिलेटेड। मैं आपको दोबारा से बताऊंगी कि मैंने क्या किया ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपने एरिया अंडर पैरामेट्रिक कर्व का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि कंसेप्ट क्या है इसका और उसका फॉर्मूला क्या है। फिर आपको मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि एरिया आपने फाइंड आउट किस तरह करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको मसला हो या कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी या नेक्स्ट अपने लेक्चर में उसको कवर करा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।